आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बिजनेस लॉ का पेपर जो आपका सीए फाउंडेशन में है उसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट दिए हैं उसमें से हम यूनिट नंबर 1 यानी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन, यूनिट नंबर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज इनके इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको आप एक बार ध्यान से देख कर तब जाइएगा एग्ज़ाम देने। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्धानुबंध। फिर है आपका इन्विटेशन टू ऑफर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होता है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, 7 प्रकार के मोड्स होते हैं। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा जो कि कंडक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, पार्टीज के। फिर हमारा यूनिट 2 चालू होता है जिसमें कंसिडरेशन यूनिट के अंतर्गत हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट पढ़ेंगे, सूट बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको एक्सप्लेन करिए कि जो कंसिडरेशन है ये पास्ट में दिया जा चुका है या प्रेजेंट में दिया जा रहा है या फ्यूचर में दिया जाएगा, तो इसके बारे में प्रतिफल के बारे में बताइए कि प्रतिफल के 3 रूप किस प्रकार से, कंसिडरेशन तीनों रूप में कैसे हो सकता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि बिना कंसिडरेशन का अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो वैलिड है कि वॉइड है। देखिए एज पर सेक्शन 25 में नॉर्मली तो ये बात बताई गई है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन उसके एक्सेप्शंस दिए हैं। तो 7 एक्सेप्शन उसके हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार डेब्ट्स, चैरिटी, बेलमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, एजेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। फिर यूनिट 3 में जब हम आते हैं तो एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में तो माइनर की बात सबसे पहले है। तो माइनर में आपको ध्यान रखना है कि माइनर के द्वारा किए गए कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वाइड एब इनिशियो होता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीमेंट मेड बाय माइनर कैन नॉट बी रेटिफाई इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी प्राप्त करने के बाद भी उसने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो रेटिफाई नहीं होंगे, वो ठीक नहीं हो सकते, यानी वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। फिर एक इसमें पॉइंट आता है एक्सेप्शन, मानिए इसको लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी, जिसमें अगर हम माइनर की अत्यावश्यक चीज़ों के लिए अगर हम कोई उसकी मदद करते हैं या उसको कुछ प्रदान करते हैं तो उसके संदर्भ में क्या वो वापस पाने का अधिकार है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, उसी तरह डिफरेंस बिटवीन कोएक्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए फ्री कंसेंट में जो पॉइंट लिखा है, फ्री कंसेंट तभी फ्री होती है जब वो 5 से अफेक्टेड ना हो, कोएक्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो इसमें क्या होता है, कोएक्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस पे क्वेश्चन आ सकता है। कोएक्शन मतलब बल प्रयोग, धमकी देना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव। इसमें जब सहमति प्राप्त की तो अनुचित प्रभाव में सहमति प्राप्त करने का तरीका ये है कि 2 पक्षों में एक पक्ष दूसरे पक्ष की भावनाओं को अपने अंडर में करने में सक्षम है, यानी कि पिता पुत्र, गुरु शिष्य। तो उसमें मारपीट की जरूरत नहीं है, धमकी नहीं दे रहा, बल प्रयोग नहीं है, लेकिन उनके बीच में संबंध ऐसे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे की भावना का सम्मान कर रहा है। फिर डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड धोखा देने के उद्देश्य से है, बिल्कुल क्लियर कट। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी हमने तथ्यों को गलत रूप से प्रकट किया है। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिफरेंशिएशन में। तो 2 डिफरेंशिएशन हो गए, कोरेक्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब आगे हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। तो आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्या असर है। इसी प्रकार इफेक्ट ऑफ कोरेक्शन, उसका वैलिडिटी पर क्या असर है कॉन्ट्रैक्ट की। फिर एक पॉइंट आता है कि साइलेंस इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड और नॉट, यानी वो कौन कौन सी दशाएं हैं जहां पर अगर हम चुप रह गए, हमने साइलेंस रखा, तो वो साइलेंस भी फ्रॉड माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। देखिए आगे चलते हैं। फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपने देखना है कि यूनिलेटरल मिस्टेक है कि बायलेटरल मिस्टेक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक
ऑन वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक का प्रभाव क्या पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इसमें क्या लिखा है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल माना जाता है। तो ये स्पेसिफिकली दिया हुआ सेक्शन 23 में, केसेस इन विच कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, इसको देख के जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो सर पब्लिक की नीतियों के जो विरुद्ध बनाए जाते हैं वो कौन कौन से एग्रीमेंट है, उनमें कैटेगरी दी गई है, वो आप करके जाइएगा। फिर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, देखिए सेक्शन 24 से लेकर 30 तक। उसके बाद सेक्शन 56 में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जैसे कि विवाह में बाधा डालना, व्यापार में बाधा डालना, कानूनी कार्रवाई में बाधा डालना, किसी को डिफेम करना, है ना। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो हैं, और उनकी एक्सेप्शंस भी आपको आनी चाहिए कि जैसे विवाह में बाधा डालने की एक्सेप्शन क्या है, कि वैसे तो विवाह में बाधा डाली आपने तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन अगर माइनर की विवाह में डाली तो फिर वॉइड नहीं है। इसी प्रकार लीगल प्रोसीडिंग में बाधा डालना वॉइड है, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन है तो फिर वॉइड नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए वेजरिंग, वेजरिंग यानी बाजी के सौदे, जिसमें क्या होता है, एक किसी घटना के घटने पर एक पक्ष जीता है एक पक्ष हारता है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, इसको आप पढ़ के जाएगा। तो ये जो मैंने 23 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, ये यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 कंसिडरेशन, नंबर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट से लिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। तो इनको करके जाइएगा और होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और मैं कॉन्ट्रैक्ट के आगे के पार्ट के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी आपको डाल दूंगा इसमें, तो इन्हें देख के जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। इस बार आपको लॉ का पेपर एग्जाम करना है, क्योंकि लॉ का पेपर मई 24 में क्या है, इसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि इस बार इसको निकाल लीजिए, और आपकी 31 जनवरी था, सॉरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये हर साल आते रहेंगे। तो 31 और 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आप 2 जनवरी का अपना एग्ज़ाम जरूर निकाल लीजिए। एग्जाम्शन लानी है तो इस बार की 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इग्नोर करिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। आपको हर हाल में इस पेपर को एग्जाम करना है, बहुत ही इजी पेपर है। और एक नॉर्मल टिप ये है कि जितने भी क्वेश्चन रूल्स और उनके एक्सेप्शंस के हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट में दिए हुए हैं, रूल्स एंड एक्सेप्शंस, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको देख के जाने अपने एग्जाम से पहले 100% रिवाइज करिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय क्लासेस, अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।